यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि न्यूटन्स ने ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट जो है वो ढूंढ निकाला था। और हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको लेक्चर के दौरान पता चलेगा। तो चलिए, यहाँ पर जो न्यूटन थे वो जब एप्पल अट्रैक्ट हो रहा था अर्थ की तरफ, तो उन्होंने पता लगा लिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को उन्होंने मैथमेटिकल तरीके से अरेंज किया और एक हमें फार्मूला डेवलप करके दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में है क्या। तो चलिए, हम लोग तमाम उन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इस स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझ लें कि ये क्या है। तो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। एक जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास जो मास है वो मान लीजिए m1 है, यानी कि मान लीजिए 5 kg का हो सकता है, 10 kg का हो सकता है, 15 kg का हो सकता है, 20 kg का हो सकता है, 1 टन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे उतना सारा तो हम फिक्स यहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी मास हो सकता है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग देख रहे हैं कि m1 दिया हुआ है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसके पास भी मास होगा। अब इसका मास m2 हमने ले लिया। अब ये मास m2 कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 1 टन का हो सकता है, 70 kg का हो सकता है, 150 टन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रॉपर वे में जो है ये आपका नहीं बताया गया है, क्योंकि इसको अगर हम फिक्स्ड ले लेंगे तो बात वहीं पे अटक जाएगी। इसीलिए इसका जो डिफरेंट मास है वो हम लोगों ने m2 लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का मास m1 हमने लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने m2 लिया, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास है, लेकिन मास सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका ज्यादा मास आपको दिखाई दे रहा है और इसका मास कम दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज इसमें जो आपको समझनी है वो ये कि दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेपरेट कर दिया है। सेपरेट कर दिया मतलब कि इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया। अब उस डिस्टेंस को हमने मैथमेटिकली कैसे दिखाया? आर के माध्यम से दिखाया। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए कि कई लाख गुना भी हो सकता है, कुछ मीटर, 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 15 किलोमीटर भी हो सकता है, 80 किलोमीटर भी हो सकता है, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ओके। अब जैसा कि मैंने कह दिया कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को हमने कुछ डिस्टेंस पर रख दिया है और दोनों ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का मास है। यहां तक तो क्लियर होगा? ठीक है, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बॉडी के ठीक सेंटर टू सेंटर लग रहा है, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट इस बड़े वाले m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और m2 जो है m1 को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कहां से फोर्स लगेगा? ये जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर दिखाई दे रहा है, वहां पर फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहता क्या है। ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? बड़े वाले को, इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अगर आपके पास अभी कॉपी और पेन है तो कॉपी और पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is
अब ये क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर अभी आपके पास मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, वो टेबल पे रखा होगा, तो टेबल और जो मोबाइल है या जो भी आपका कंप्यूटर है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहा होगा। उसी तरह से जो मान लीजिए कि आपके आसपास में बेड होगा, तो बेड और आपके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो ये जो फोर्स है वो सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी फोर्स को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहते हैं। सो यही का कहना है कि एवरी ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल हुआ करता है। सो चलिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग यहां समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि फोर्स जो है यानी कि ये वाला जो फोर्स, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है अब ये कैसे अपने आप को बिहेव करेगा, ये किन किन चीजों पे डिपेंड होगा, वो यहां पर बताया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनल कहने का मतलब हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे आप टाई वगैरह बांधते हो, बिल्कुल इसको इस तरह से घुमा दो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब देखिए ये लाइन को समझिए। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है? m1, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है? m2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट के मासेस होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेव करेगा। तो एक तो यहां पर ये वाला पॉइंट निकल के आ गया। दूसरा बात आपको क्या कह रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब उल्टा काम करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहां पे समझना है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है, इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस भी है। तो ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया? r ले लिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट यहां पे निकल के सामने आ गया, ठीक है। तो कैसे फोर्स बिहेव करेगा अगर दो ऑब्जेक्ट हैं? तो यहां पे आपको कहने का क्या मतलब है कि मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे ये पहला पॉइंट में आपका क्लियर किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है वो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी बढ़ा दिया जाएगा, दो ऑब्जेक्ट का दूरी बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या होगा? कमजोर होता चला जाएगा, यानी फोर्स घटेगा। तो यहां पर ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका ये मतलब होता है उल्टा, यानी कि मान लीजिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस यानी r बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा? फोर्स आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस छोटा होते जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पे बॉल है और यहाँ पर आप हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, और मान लीजिए कि अब ये बॉल है और अब आप यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप दोनों की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा होगा? तो डेफिनेटली जहां पर डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा, यानी उल्टा होगा। अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। अब यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इन दोनों के बीच का। आई थिंक आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब इसी मैथमेटिकली को हम लोग कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर ये चीजें दोनों को मिला के, यानी कि जैसे कि हमने सेपरेट किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कुछ इस प्रकार का सिचुएशन जो है वो बन के आ जाता है। अब क्या बात आती है कि ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो रिबन है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे इक्वल टू में तो कहीं ना कहीं कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब ऐसा चीज आ जाएगा जो किसी भी हालत में चेंजेबल नहीं होगा, यानी आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें कि जब ये वाले को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये वाला साइन को जैसे हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहां देखेंगे कि एक यहां पे z आपको दिखाई देगा और ये है कांस्टेंट वैल्यू, सब कुछ वही है। ठीक है, m1 m2 देख रहे हैं कि वही है, r स्क्वायर यहाँ पर वही है, लेकिन जैसे आपने इस चीज को इक्वल टू में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। सो हमेशा याद रखिए कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को अगर हम इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट अवश्य आएगा। ये अभी आप जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझते चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी आप फर्स्ट टाइम पे इसे पढ़ रहे होंगे, अभी आप लोअर क्लासेस से आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके माइंड में स्ट्रैक करती हैं कि ये क्या है, कैसे है, तो ये आपको परेशान कर देगा। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आपको बात बता दिया है बस उसको गांठ बांध के आप अपने दिमाग में रख लीजिए। चलिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये जो कैपिटल जी है इसको हमेशा याद रखना, स्मॉल जी में नहीं लिखना है बल्कि हमेशा इसको कैपिटल जी में ही लिखना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है ये भी तो समझना होगा। तो डेफिनेटली इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल जी आपको दिखाई दे रहा है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इस क्या है कांस्टेंट, यानी कि ये चेंज नहीं होगा, यानी कि इसकी हवा हो या पानी हो कहीं पर भी आप लेके चले जाओ तो ऑब्जेक्ट को, तो ये जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम हो रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसी कैपिटल जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो जी है इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला करेंगे। ठीक है, सो अगर आपसे ये क्या कहा जाता है कभी भी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, तो ये है कैपिटल जी। ठीक है, पार्ली जी नहीं समझ लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो कैपिटल जी है दैट इज नॉन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम इसको कहा करते हैं। अब देखिए, ये जो वैल्यू इसकी एक वैल्यू हुआ करती है, मतलब एक इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो सब जगह पर क्या होगी, सेम रहा करेगी। ठीक है, तो एवरीवेयर सेम इसकी वैल्यू होगी, चाहे आप अर्थ में रहिए, चाहे आप मून में चले जाइए, चाहे आप मंगल ग्रह में चले जाइए, चाहे आप स्पेस में चले जाइए, चाहे आप सन में चले जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, लेकिन इसकी वैल्यू किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड होगी। इसीलिए तो इसको कांस्टेंट का नाम दिया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्स की किसी भी जगह पे चले जाइएगा तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंजेबल नहीं होगी, वो फिक्स्ड होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, है ना, कि आखिरकार हम बार बार चिल्ला तो रहे हैं कि ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या ये सिर्फ कैपिटल जी दिखाई देगा या इसका कोई नंबर भी है? ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर फिक्स्ड होती है ना, अगर आप रांची चले जाते हैं या मान लीजिए आप दिल्ली चले गए या आप अमेरिका चले जाएगा तो मोबाइल नंबर फिक्स्ड है, उस तरह से कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स्ड हुआ करती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो है क्या? अब तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, तो चलिए अब हम लोग उसे देखेंगे। तो इस कैपिटल जी की जो फिक्स्ड वैल्यू हुआ करती है दैट इज दिस। तो इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में गांठ बांध के रख भी लीजिए। तो ये जो कैपिटल जी है, इस कैपिटल जी का जो फिक्स्ड वैल्यू है वो है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, जो कि बहुत 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 छोटा है, वेरी स्मॉल वैल्यू है। अब वेरी स्मॉल वैल्यू मैं कैसे कह रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर भी आपको बताना चाहूंगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 6.67 आप लिख रहे हो ना, मल्टीप्लाई,
ये जो माइनस है तो इसको हम 1/10, ये जो माइनस में था प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो मैथमेटिक्स आपको आ ही रहा होगा। अब ये डेसिमल को हटा देते हैं तो 100। अब इसका ये मतलब हुआ कि 6, 6, 7 और यहाँ पर टोटल कितने अब जीरो होंगे, यहाँ से तो 11 जीरो और यहाँ से 12, 13 जीरो आपको पुट कर देने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी इतना सारा जीरो हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि आप 6, 6, 7 लिखे। अब यहाँ से आपको काउंट करना है 13 डिजिट, 1, 2, 3। अब तो आगे नहीं बढ़ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसके बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो देखिए इसकी वैल्यू आप क्या पढ़ोगे, 0.0000000000667। कितना छोटा वैल्यू हो गया, समझ में आया मैं किस कारण से ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। तो जब आप मैथमेटिक्स को इस तरह से देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये 0.5 भी नहीं है, आधा भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है, देखिए बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि ये जो हमारे पास जो भी कैपिटल जी है, इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल वैल्यू हुआ करती है, और वो वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.67। और ये सब जगह पर फिक्स होता है, चाहे आप अर्थ में रहिए तो भी इस जी का वैल्यू 6.67 ही रहेगा। ये तो एक मतलब एक सिंपलीफाइड आपको एक वैल्यू बताया गया है, थोड़ा सा रैंडमली भी आता है। अगर इसी चीज को आप और मून में चले जाते हैं तो भी इस जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कि मार्स में चले जाते हैं तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए एरोप्लेन में बैठे हुए हैं तो भी इसकी जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये ऑलवेज हर जगह पर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये चेंजेबल नहीं हुआ करता है। यही कारण है कि इस कैपिटल जी को हम लोग क्या कहा करेंगे, इस कैपिटल जी को हम लोग कहा करते हैं, बताइए क्या कहा करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा करेंगे। देखिए 1-2 नंबर के लिए और भी कुछ प्रश्न जो हैं ये पूछे जाते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल जी का SI यूनिट क्या है, यानी इसको हम दर्शाते कैसे हैं। तो इसका जो SI यूनिट है, चलिए वो भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हम लोग पढ़ा करेंगे। सो यहां पर आपने देखा कि इसकी जब भी ऐसा यूनिट आएगा तो कैसे ये बना, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे दिखा के आपको बताता हूं। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस इस ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो मास है ये नीचे आ जाएगा m1 एंड m2, तो आपको कैपिटल G का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फोर्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, न्यूटन में, डिस्टेंस को किस में इंडिकेट करते हैं, मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे 2 मास है तो एक मास के लिए हमने kg रखा और दूसरे मास के लिए भी हमने kg रखा। तो अब आप देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ऐसा यूनिट जो है वो जनरेट कर लिया है कैपिटल जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे है ना डिवाइड में है, ऊपर की तरफ आएगा तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाया करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो कैपिटल जी है ये आपका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है इसका, दैट इज 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं तब से, क्योंकि थोड़ी सी आदत हो गई थी तो इसीलिए मैं 6.67 से बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पर पूरा वैल्यू क्या होता है, -11 हुआ, ठीक है।
तो इस चीज को याद रखिएगा कि कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो पूरा क्या होगा 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। तो ये सब एक एक नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो ऐसा यूनिट अगर कैपिटल जी की पूछी जाती है तो आप ये बताना, अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो आप ये बता देना 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11। और ये कैपिटल जी है क्या, तो ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये पूरे यूनिवर्स में सेम ही होता है, ये चेंजेबल नहीं हुआ करता है। आई थिंक इतना तो आपको जरूर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहां तक इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि यही आपका होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो न्यूटन्स ने फॉर्मूला फाइंड आउट करके बनाया था वो दरअसल यही था और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा करते हैं। सो मैथमेटिकली थोड़ा सा देखकर बच्चे बड़ा डिस्परेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चीज है, कैसे इसको हम लोग बनाए। सो डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज। यानी कि आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि जो भी हमने यहाँ पे लॉ देखा है, इस लॉ में आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल शब्द जो है वो यूज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लॉ है, मतलब कौन सा लॉ, यहाँ पर लॉ हमने अभी एक बनाया था, F इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये एक लॉ है, ठीक है। और इस लॉ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा करते हैं। तो ये जो लॉ है ये सारे बॉडीज में एप्लीकेबल है, सारे बॉडीज में एप्लीकेबल है, सारे बॉडीज में एप्लीकेबल है। इसका ये मतलब हुआ कि चाहे वो बॉडी बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो, सब में ये एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा कि न्यूटन्स ने जो लिया था, जैसे कि अर्थ को लिया था, ठीक है, तो अर्थ तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमने जब एप्पल को लिया तो ये क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये वाला जो लॉ है ये काम नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये कितना है, दैट इज द कैपिटल G m1 एंड m2 अपॉन r स्क्वायर है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लग रहा है, ठीक है। तो चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, सब जगह पर ये क्या होता है, एप्लीकेबल हुआ करता है। सिर्फ यही नहीं, अगर बॉडीज मान लीजिए कि सेलेस्टियल बॉडीज है या टेरेस्ट्रियल बॉडीज है, वहां पर भी ये जो आपका लॉ है वो सब जगह पे काम करता है, ठीक है। जो प्लैनेट आपके घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, इसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो यहां पर भी यही लॉ काम कर रहा है। कौन सा लॉ कर रहा है, F इज इक्वल टू कैपिटल G, यानी कि इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो आप फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये वाला एग्जैक्टली ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ हो गया ऑफ ग्रेविटेशन का। तो ये यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है और यहाँ पर एक जानवर है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या कर रहा है कि यही लॉ काम कर रहा है। कौन सा लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो चाहे बॉडी सेलेस्टियल हो या टेरेस्ट्रियल हो, सब जगह पर ये जो आपका लॉ है वो काम किया करता है। तो आई थिंक आप ये वाला पॉइंट पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हमने किस आधार पे ये बात कहने का प्रयास किया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कहते किसे हैं, वो सब जगह पे एप्लीकेबल हुआ करता है। अब चलिए बात यहाँ पर आती है किस चीज की, तो अब यहाँ पर देखिए कि बात आती है इनवर्स स्क्वायर की। अब ये इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो आप सभी चीज को जान ही रहे थे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसी को तो कहते हैं। सो सेइंग दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस D, यहाँ पे डिस्टेंस को D से इंडिकेट किया, मैंने R से इंडिकेट किया है। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ D गेट्स बिगर, अब मान लीजिए अभी मैं इसके हिसाब से चलता हूं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसके हिसाब से लेते हैं। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है कि इफ D गेट्स बिगर, अगर हमने D को बड़ा कर दिया बाय अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है,
तो इसको ऐसे लिखते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/36। क्या हो जाएगा 1/36। तो यहां पर हमने देखा कि डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो F बिकम्स 1/36 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था। ठीक है, तो ये लेकिन हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मैथमेटिकली चलना ज़्यादा बेटर होता है, ये आपको आगे जाके काफ़ी दिक्कत नहीं प्रोवाइड करेगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इनवर्स स्क्वायर रूल यहाँ पे क्यों और कैसे काम करता है। अब समय आ चुका है कि अब आप इन तमाम प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करें कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा भी है कि नहीं सीखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं और इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। Why do two students sitting close to each other not feel force of gravitational attraction between them? अब थोड़ा सा इसको हम लोग इमेजिनेशन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका फ्रेंड है। आप लोग दोनों एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि 1 मीटर दिया हुआ है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, 1 मीटर है। अब इस फ्रेंड का जो वेट है वो 50 केजी है, यानी कि इसको मैं केजी में लिख देता हूं, ये m1 ले लीजिए, और इस फ्रेंड का जो मास है वो m2 हो गया, यानी कि 40 केजी है। तो अब प्रश्न ये है, क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता ये है कि आप अपने फ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स लगा रहा है तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो अट्रैक्शन है उसको आप फील क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसको आप फील क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये आपसे प्रश्न है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली बना के बताता हूं। तो देखना ये होगा कि जो फोर्स लग रहा है क्या वो फोर्स ज्यादा है। अगर फोर्स ज्यादा होगा तभी तो महसूस करोगे आप, लेकिन अगर फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल होगा तो आप उसे महसूस ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and यहाँ पे एक कांस्टेंट g आ जाएगा। ये तो आपको बात मालूम था। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट g का वैल्यू क्या है 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11। ये तो हमने किसका वैल्यू रखा, कैपिटल G का वैल्यू रखा। देखो आप डिस्परेट मत होना, जहां मैथमेटिक्स आता है या इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलते हैं तो आप सर खुजलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि बहुत भारी भरकम चीजें आपको बता दी जा रही हैं और इससे आपको बड़ा खतरा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, कब तक भागोगे, आपको तो लड़ना ही पड़ेगा ना एक दिन। तो आपको थोड़ा सा फाइट करना है, थोड़ा सा पेन कॉपी पकड़िए और इसका मजा लीजिए। चलिए अब मास कितना है, एक दोस्त का तो मास कितना है 50 केजी है, दूसरे दोस्त का मास कितना है, यानी मास मतलब वो नहीं कि खाने वाला मास, वेट है ना। तो यहाँ पर वो मास और वेट में भी क्या डिफरेंस होता है मैं आगे लेक्चर में भी आपको बताऊंगा। सो दूसरे जो फ्रेंड है उसका कितना है 40 केजी मास है। अब दोनों दोस्त कितने मीटर पे खड़े हैं या कितने मीटर पे बैठे हुए हैं, 1 मीटर पे ना, तो मीटर जो भी डिस्टेंस होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। सो अब चलिए 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 40 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि जो आपके पास दिया हुआ है यानी कि 6.67 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 40, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो पावर वाला अभी दिखाई दे रहा है 10⁻⁻11 अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब चलिए इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको कुछ इतना मिलेगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। फोर्स है ना, तो फोर्स को कैसे इंडिकेट करेंगे, न्यूटन में इंडिकेट क्या करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा फोर्स है क्या, नहीं,
ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसके आगे 11 जीरो होंगे। चलिए यहाँ पर 0 है, 4 है, 3 है, 3 है, 1 है, ठीक है। तो टोटल डिजिट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा देना है। तो ये जो आप वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये वाला वैल्यू, अब बताओ कितना छोटा हो गया, 0.00000013340 फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, यानी कि बहुत ही स्मॉल फोर्स इन दोनों के बीच में जो है वो महसूस हो रहा है। फोर्स ज्यादा नहीं है, फोर्स क्या हो गया, बहुत ही कम है इन दोनों के बीच में। जो आपका फ्रेंड है और जो आप हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत 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 ही स्मॉल है। यही कारण है कि आप इसको फील नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक आप इस प्रश्न का जवाब जो है वो पता कर चुके होंगे कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। यही कारण है कि आपका दोस्त आपके बगल में भली बैठा हुआ हो, लेकिन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई आपकी बगल में लड़की होगी, अगर आप लड़के हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे ना करे, लेकिन अट्रैक्शन वर्क जरूर करेगा। बट ऐसे जोक कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4, हाउ मच will the change in the force of gravitation? I think इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि फोर्स, ठीक है, R कितना दे रहा है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है, इंक्रीज करके हमने 4 कर दिया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो F इज इक्वल टू 1/16। तो अगर ये इंक्रीज आपने किया, यानी कि हमने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो फोर्स क्या होगा, उल्टा ना, यानी कि कम हो जाएगा। तो इतना टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, 1/16 टाइम्स क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा फोर्स, यानी कि यहाँ पे वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब थर्ड प्रश्न आपके पास आता है कि वाई इज कैपिटल G नॉन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है कि जो कैपिटल G होता है, इसको हम लोग आखिरकार क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये सभी जगह पर एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो या बिग ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो या फिर टेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, कहीं पर भी ये इसकी जो वैल्यू होती, वैल्यू कितनी होती है याद है आपको, चलिए याद ही करा देता हूं, दैट इज 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद आया, ये तो ऐसा यूनिट हो गया। तो इतना वैल्यू इसका होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11, ठीक है। आई थिंक कि आपको इतना मैंने बता दिया है कि आपको वैल्यू भी याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न जो है आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो है ये आपसे पूछ रहा है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल उसको स्टेट करें, जैसे कि आपको लिखना होगा पूरे वर्ड में, जैसे कि मैंने पहले ही इसको लिख दिया था। तो आपको मालूम है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द बॉडीज and inversely proportional to the square of the distance between them। ये वाला है, पूरा वर्ड आपको लिखना है, मैथमेटिकली ये है। और आपको मालूम है कि जब हम इस वाले को ब्रेक करेंगे इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट चीज आएगा, दैट इज द कैपिटल G एंड m1 m2 अपॉन r स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये वाला ही आपका क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन इसको आपको पूरी तरह से वर्ड्स में, सेंटेंस में जो है वो लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड
the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth। जैसा कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप तो अर्थ में हैं, उसी में एक एप्पल का ट्री लगा हुआ था, न्यूटन के हाथ में एप्पल आ गया, ठीक है। तो एप्पल और अर्थ के बीच में आखिरकार आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये जो एप्पल है और ये जो अर्थ है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हमें मालूम है कि दैट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना ही फॉर्मूला बनेगा, यही फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू दिया रहता तो हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते और एग्जैक्टली हम पता कर लेते। तो चलिए इस तरह की चीजों को देखने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि आखिरकार जो आप पढ़ रहे हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, इसको यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अगर आप अर्थ में खड़े हैं, आप अर्थ में अगर बसे हुए हैं, तो वहां पर अर्थ और आपके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रहा है। यही कारण है कि आप टिके हुए हैं, नहीं तो आप क्या होंगे, हवा में तैरते रह जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अब नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों तरफ कौन घूमते रहता है। जैसे कि ये आपका यहां पर मून हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ हो गया, तो इसके चारों तरफ मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो कैसे घूमता रहता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो प्लैनेट्स अराउंड द सन है, यहाँ पर भी आपका वही चीज अप्लाई हो रहा है। एंड जो भी टाइड्स वगैरह आते हैं, तो टाइड्स किसके वजह से आते हैं, ड्यू टू द मून एंड द सन के वजह से टाइड्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर भी आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो है ये यहाँ पर वर्क करता है, यही कारण बनता है टाइड्स आने के। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब समय है कि अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करें ताकि और कॉन्सेप्ट को बेटर बना सकें। देखिए न्यूमेरिकल जब आते हैं ना तो बच्चे बड़ा परेशान फील करते हैं कि बहुत ही टफ चीज है जो वो आ गया है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी समझना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो आपको बड़ा ही मजा आएगा और आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आया करेगी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं। नो डाउट थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको चलना पड़ेगा, लेकिन जब आप सीख लेंगे, क्योंकि वैल्यूज पे पुट करने और कैलकुलेशन करने, बस कैलकुलेशन से आप डर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स नहीं समझ रहे हो, आपको कैलकुलेशन डरा रही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अ बॉय ऑफ 40 kg, एक लड़का है और उस लड़के का मास 40 kg है। चलिए हमने ले लिया। इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो लड़का जो है वो अर्थ में खड़ा है। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूं अर्थ। तो ये अर्थ है। अब भाई अर्थ ही में तो खड़ा होगा बेचारा, अभी तो मार्स में कुछ मिला उला है नहीं। और यहाँ पर बॉय जो है इस अर्थ में खड़ा है, ठीक है, ओके। सो इफ द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मास है अब ये हमें मालूम करना है। तो ये मास हो गया, तो ये भी एक तरह का बॉडी हो गया ना, 6 × 10⁻⁴ 24 kg। देख लीजिए कितना मास है, याद रख लेना आप। 6 लेके 24 जीरो पुट कर दो, क्या पढ़ोगे आप समझ लेना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है। एंड इट्स रेडियस इज इतना। कहने का मतलब, रेडियस कहने का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आप ऐसे यहाँ पे देखो, ये अर्थ हो गया और यहाँ पर बॉय हो गया, ठीक है। अर्थ का जो मास है that is 6 × 10⁻24 kg और बॉय का जो मास है वो 40 kg है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अब हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या। लेकिन अभी देखिए कि जो अर्थ है, अर्थ का रेडियस आपका 6.37 × 10⁻6 मीटर दिया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में देन फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कौन सा फोर्स के बारे में बातचीत हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो बॉय और अर्थ, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अर्थ बॉय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा फोर्स के माध्यम से, और बॉय भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
तो कितना फोर्स लगा के करेगा यही आपको पता करना है, यानी व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। और आपको जो कैपिटल जी का वैल्यू जो लेना है वो कितना लेना है, 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो या तो आपको याद ही हो गया होगा। अब चलिए इसमें हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार एग्जैक्टली आंसर कितना आना चाहिए। सो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला को पहले यहाँ पे पुट करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, जो भी दो ऑब्जेक्ट का मास होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस करेंगे। अब देखिए कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, नहीं तो आपको याद भी हो गया होगा, 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 हो गया, मल्टीप्लाई बॉय का जो मास है वो कितना है 40 kg है, और जो अर्थ का मास वो कितना है 6 टाइम 10⁻24 kg है। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी जिक्र कर दिया ना, रेडियस, यानी कि अर्थ के सेंटर से ये जो बॉय है वो कितनी दूरी पर है, दैट इज 6.37 टाइम्स 10⁻6 मीटर, ये डिस्टेंस है। तो इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 6.37 टाइम्स 10⁻6 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, जो नंबर है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई 40 kg मल्टीप्लाई 6, यहाँ तक हमने इकट्ठा कर लिया। अब जो पावर है इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, 10⁻⁻11 और 10⁻24, इसको हमने एक जगह पे रख दिया। अब ये स्क्वायर है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6.37 मल्टीप्लाई 10⁻6, फिर से हम इसी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 6.37 10⁻6, दो बार मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि स्क्वायर कह रहा था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम वही काम जो है वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो देखिए कि 6.67 यहाँ से और यहाँ से तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक तो झंझट आपका खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, दैट इज 40 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻, आपको तो मालूम है ना कि इन दोनों का पावर हम ऐड कर देंगे, इतना तो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा ही होगा लोअर क्लासेस में। तो 10 - 11 और प्लस 24 दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में बेसिस है। तो अब आपको मालूम है कि इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो ये पावर के ऊपर आप ध्यान दीजिए, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो ये 13 आ जाएगा, अपॉन, अब यहाँ पे बचा क्या आपके पास 6.37 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे जो 10⁻6 है और यहाँ पे 10⁻6 है, तो आपको मालूम है कि 10⁻6 और 10⁻6 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जो आपके पावर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा इसको डिलीट करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भर चुका है, बट आपको इजीली समझ में आया, आप कैलकुलेशन से ना भागे, इसीलिए मैं इतना कर रहा हूं, नहीं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता था, बट आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं कि जो बच्चे थोड़ा सा सारा कुछ भूल चुके हैं तो उनके ये काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 240 मल्टीप्लाई 10⁻13 हो गया। अब यहाँ पे देखो दैट इज 6.37 हो गया मल्टीप्लाई 10⁻12। अब बेस सेम है तो डिवाइड में है, तो आपको मालूम है कि क्या होगा, 240 डिवाइडेड बाय 6.37, हमें मालूम है कि दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 13 में से 12 घट गया तो पावर एक ही बचेगा, तो आपके पास होगा 240 डिवाइडेड बाय 6.37 मल्टीप्लाई 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, किसको किसको, 240 को और 6.37 को। तो चलिए अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 240 और
6.37 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ सकता है, आप कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज 37.67 और भी जाएगा, जो भी है वो जा सकता है, मल्टीप्लाई 10। अगर आप चाहें तो 10 को जैसे ही रखेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको ये बात जो है समझ में आ गया होगा। लेकिन ये फोर्स आपने निकाला है तो इसलिए यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट जो है वो देना ना भूले, दैट इज न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। अब ये देख रहे हैं कि दो चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, नेगेटिव में तो पावर नहीं है ना, आप तो यहाँ पे देख ही सकते हैं 37.67। आप समझ रहे कि बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसको अगर और भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, देखिए 37.67 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे ये वाला को उड़ा दीजिए तो इतना है ना, तो ये कितना आएगा 376.7 न्यूटन। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लो। अब ये बताओ कि जो फोर्स है वो ज्यादा है कि कम है, फोर्स जो है वो ज्यादा है या कम है, आपको क्या लगता है, ये फोर्स ज्यादा है या फोर्स कम है? तो आप डेफिनेटली मेरे रबड़ को मत देखिए, आप मेरे सवाल को समझिए। तो फोर्स बहुत ज्यादा है ना, यानी कि जो बॉय है और जो अर्थ है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। अगर आप इस बच्चे को उठा के छोड़ दोगे तो ये किधर गिरेगा, सीधा अर्थ पे गिरेगा, क्योंकि अर्थ जो है इसको बहुत जोर से खींच लेगी अपनी तरफ, और जो इसकी हालत होगी सो होगी ही। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे आ रहा है, 376.7 आ रहा है, पहले वाले केस में कुछ और था। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए ये बॉय जो है वो जो अर्थ है उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का मास भी बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाएगा वो। ठीक है, चलिए यहां तक आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि इस न्यूमेरिकल से आप कॉन्सेप्ट को कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको आप थोड़ा सा खुद से करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आएगा न्यूमेरिकल बनाने का। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द मास ऑफ द अर्थ, अब यहाँ पे अर्थ का मास है तो इसको मैं ले लेता हूं m1, और इसका जो मास आप देख रहे हो वो कितना है, दैट इज 6 × 10⁻24 kg है। ठीक है, एंड दैट ऑफ द मून इज, तो मून है यहाँ पर, मून मान लीजिए बॉडी का दूसरा मास हो गया 7.4 × 10⁻22 है, ये भी kg में है। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर 3.841 यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 10⁵ किलोमीटर है। अब देखिए ये किलोमीटर है तो मीटर में पहले कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है क्या करना होगा, 3.84 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, तो यहां पर आपका अर्थ है और यहां पर आपका मून है। ठीक है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो अर्थ है वो मून पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G यहां पे रखेंगे, m1 m2 अपॉन r² रखेंगे। G का वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कितना लेना है, जब दिया हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6.7 वहां पे 6.67 हम लोग ले रहे थे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, तो ये दिया रहेगा वैल्यू ऑलवेज, तो ध्यान रखना है। मास कितना है, 6 × 10⁻24 हो गया, और दूसरा मास है 7.4 × 10⁻22, और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का दैट इज 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻
8 हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसीजर लीजिए आप लोग कि जो नंबर है ना 6.7, इसको एक जगह पे, फिर 6 को एक जगह पे और 7.4 को एक जगह पे इकट्ठा कर लिए। पावर को थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे पावर को अगर हम देखेंगे 10⁻⁻11 प्लस 24 प्लस 22, पावर ऐड हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, 3.84 टाइम्स 10⁻8 हो गया। ठीक है, तो पावर का गेम या तो बहुत बढ़िया से पहले खत्म कर लीजिए आप, उसके बाद इसको बनाइए। तो 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 10⁻⁻11, इन दोनों को ऐड अगर हम लोग कर देते हैं तो 6 हो जाएगा और ये 446 हो जाएगा, अपॉन 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 6 अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली चाहूँगा थोड़ा सा करूँ, क्योंकि जगह की कमी है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली करके पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पावर जो है 10⁻11 प्लस 46 है, तो आपको मालूम है कि 46 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस तरह से 35 पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये और ये जो है ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 10⁻35 माइनस 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 10⁻27। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 और ये हो जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई पावर कितना होगा 10⁻27। अब देखो इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगा और उसके बाद इसको पुट कर देना है। तो चलिए मैं इसको कर ही देता हूँ, शायद हो सकता है कि आपको परेशानी फील हो रहा हो। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो 77.46 और भी कुछ आगे आएंगे मल्टीप्लाई 10⁻27 न्यूटन। अब आप देखिए इसको थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका कैलकुलेशन आपको करने के लिए कहा था। अब देखिए इससे जो हमने आइडियाज लिया है उस आइडिया को थोड़ा सा मैच करेंगे। हालांकि ये कैलकुलेशन आपको करना है, जैसा आप करते हैं करें, अदरवाइज आप मेरे जिज्ञासा ज्ञान विज्ञान एक चैनल और है, उसमें वैदिक मैथमेटिक्स डाला हुआ है फास्ट कैलकुलेशन के लिए, तो आप चाहें तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 77.46 इसके बाद कितना जीरो लगा देना है, देखिए 27 जीरो, यानी कि यहां पर 2 जीरो कम कर देते हैं इससे, तो 25 जीरो आप लगा दो, यानी कि 7746, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 25 जीरो पुट कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पढ़ पाओगे इसको आप? देखो कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इतना फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है, अर्थ के बीच में और मून के बीच में। यही कारण है कि अर्थ जो है मून को अपने चारों तरफ गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो चलिए इस पूरे लेक्चर में आपने सीख लिया कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, और इसको हमने मैथमेटिकली भी समझा कि इसका क्या मतलब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से सीख चुके होंगे। नहीं सीखे होंगे तो डोंट वरी, आप उसके बाद किसी भी बुक को जाकर पढ़िएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी।
और आप चाहें तो इसे एक बार और भी देख लें, क्योंकि आपके लिए ये इनिशियल है, फर्स्ट लेवल है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब आप उसको 2 टाइम्स देख लेंगे तो डॉट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि फिलहाल अभी ग्रिपिंग तो बहुत बढ़िया आपका हो गया होगा कॉन्सेप्ट में, कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या चीज़। दूसरी बात आपको मैं कहूँगा कि मैं पूरे कोर्सेज को फ्री कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लेक्चर्स जो हैं वो और भी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, और भी स्टूडेंट इनको जाने। ये मैं चाहता हूँ जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिन तक ऐसी एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है। सो प्लीज़ आप वीडियोस को अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। क्या मेरी तरफ से त्रुटि है वो भी आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए, मैं उस पर काम करूँगा और अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास भी करूँगा। सो चलिए, आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।